नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। यूटीआई एएमसी और मैजागॉन डॉकयार्ड के आईपीओ चल रहे हैं साथ में। दोस्तों ये मैजागॉन को मझगांव बोलने लगे हैं। एक्चुअली ये सब अंग्रेजों के ज़माने के नाम हैं। मैजागॉन कोई नाम रखा होगा, अब धीरे धीरे लोग उसको मझगांव बोलने लगे, बट इट्स एक्चुअल नेम इज़ मैजागॉन ओनली। सो भाई नाम में कुछ नहीं रखा है, काम में रखा है, वैल्यू में रखा है। तो मैजागॉन हो या मझगांव हो, चाहे जो हो, हमें कितना पैसा बनेगा हमें इस वीडियो में ये समझना है, और क्या हमें इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखना है कि लिस्टिंग गेन पे निकाल देना है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। समझो, मझगांव और मैजागॉन से बाहर आओ और ये समझो कि इसमें करना क्या, वैल्यू क्या है। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहें जब भी हम कोई नया वीडियो डालें। तो अदरवाइज आप इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस कर जाएंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो भाई मैजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स आईपीओ, पहले तो उसके बारे में जान लो ये है क्या। तो ये है डॉक जहां पर शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयरिंग के काम होते हैं। अब शिप कौन चलाता है? शिप मैं और आप तो चलाते नहीं है। शिप चलाते हैं या तो फिर अपने जो मेरी टाइम सिक्योरिटी को करने वाली फोर्सेस, दैट इज इंडियन नेवी, या फिर कुछ और क्लाइंट्स जो कि शिपिंग एक्सपोर्ट्स का काम करते हैं। लेकिन चूंकि ये पीएसयू है, सरकारी कंपनी है, तो ये सिविल का काम तो करेंगे नहीं। तो ये किसका काम करेंगे? ये काम करेंगे डायरेक्टली फौज का। और फौज कौन सी? जो मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, दैट इज इंडियन नेवी। और इंडियन नेवी में क्या काम करते हैं ये? दे मेक वॉरशिप्स एंड सबमरीन्स ऑफ इंडियन नेवी एंड अदर क्लाइंट्स। ठीक है, तो प्राइमरीली काम होता है इंडियन नेवी का, जो कि इनका मेन ब्रेड एंड बटर है। इसके अलावा अदर क्लाइंट्स में जो भी इनके पास इनको दे पुट द बिड्स, और उन बिड्स में जो भी इनके बड़े क्लाइंट्स लगते हैं उनका भी वॉरशिप मेकिंग, वॉरशिप रिपेयरिंग और शिप रिपेयरिंग के कारोबार में काम करते हैं। अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा है कि क्या ये प्राइस बैंड सस्ता है या महंगा है। तो पहला आपका डाउट क्लियर करते हैं कि जो प्राइस बैंड है 135 टू 145 रुपीज पर शेयर इज परफेक्टली प्राइस्ड। पहला क्वेश्चन तो आपका ये आंसर होता है कि ये जो आईपीओ है ये महंगा नहीं है। दिस इज नॉट एट ऑल कॉस्टली। क्यों? क्योंकि इसका जो पीयर ग्रुप है, जिस सेक्टर में काम कर रहा है, शिप बिल्डिंग एंड वॉरशिप रिपेयरिंग एंड बिल्डिंग में, दोस्तों ऐसे सेक्टर में इस प्राइस वैल्यूएशन पे कोई भी स्टॉक अभी अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपको मिनिमम एक लॉट लेना है तो आपको 103 शेयर्स के लॉट को लेना पड़ेगा, और अराउंड 15,000 का एक लॉट बनेगा जाकर के। अब दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में जो चल रहा होगा कि इसमें हमको कितना लिस्टिंग गेन मिलेगा, वो भी बताऊंगा। लेकिन इससे पहले एक चीज जान लेते हैं कि ऑल्दो देयर इज नो डिस्काउंट फॉर रिटेल इन्वेस्टर के लिए कोई डिस्काउंट नहीं है। वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको अच्छे वैल्यूएशन पे एक अच्छा स्टॉक मिल रहा है, जिसमें कि उसकी वैल्यूएशन इसलिए अच्छी है क्योंकि उसका जो कारोबार है मोर और लेस सिक्योर्ड है। 795 वेसल्स मतलब होता है शिप, बर्तन भांडे की बात नहीं हो रही है। ये वेसल्स मतलब होता है शिप्स, बना चुका है 1960 से। सो ऑन एन एवरेज आप देख सकते हैं इसका अच्छा, ये वो शिप्स कोई वो वाला काम नहीं होता है कि मोटरसाइकिल नहीं बना दिया। शिप्स मैन्युफैक्चर होती है, उसका इंस्पेक्शन होता है, उसकी कमीशनिंग होती है। तो दोस्तों वेसल दैट इज शिप बनाने में समय लगता है, और ऐसे में इतनी ज्यादा क्वांटिटी में बनाना मतलब कि कंपनी एक पुरानी कंपनी है जिसका की ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है। इसमें 25 वॉरशिप्स भी शामिल है। तो ओवरऑल अ गुड company which has its strong footprints in its own business। अब इसके चैलेंजेस क्या हैं भाई? सबसे पहली चीज़ तो हमें ये पता होना चाहिए जिस कंपनी में हम अप्लाई करने जा रहे हैं उसके क्या बेनिफिट हैं, क्या नुकसान हैं, क्या चैलेंजेस हैं, कहीं मैं लेकर के फंस तो नहीं रहा हूं। तो समझने के लिए पहली चीज़ तो आप ये समझिए कि ये पीएसयू है। पीएसयू होने के नाते किसी भी स्टॉक के कुछ अपने चैलेंजेस होते हैं, कुछ अपने फायदे होते हैं। फायदे क्या है कि भाई अच्छा खासा डिविडेंड मिलेगा, गवर्नमेंट की बैकिंग है, सिक्योर्ड है, सेफ है, भागने वाली कंपनी नहीं है, डूबने वाली कंपनी नहीं है। बट एट द सेम टाइम चूंकि ये पीएसयू है तो ये एक रेगुलेटेड कंपनी है। ऐसा नहीं है कि बोर्ड शेयर होल्डर बैठे, शेयर होल्डर से अप्रूवल ले लिया और अब कंपनी ने अपना कोई डिसीजन ले लिया। दिस इज अ पीएसयू, तो गवर्नमेंट रेगुलेटेड है। गवर्नमेंट के सारे डायरेक्शन, सर्कुलर्स, ऑर्डर्स इनके ऊपर लागू होंगे कुछ हद तक, बिकॉज इट इज पीएसयू, इट्स नॉट टोटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग बट इट्स पीएसयू। तो एक तरह से देखा जाए तो सरकारी रेगुलेशन इस पर लगेगा।
तो पहली चीज तो ये हो गई कि ये पीएसयू है। अब दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है आपको दिमाग में आपके बैक ऑफ द माइंड रहनी चाहिए कि ये डिफेंस पीएसयू है। अब डिफेंस पीएसयू का मतलब क्या है? प्राइमरली काम ये काम कर रहे हैं डिफेंस के लिए, इंडियन नेवी के लिए। तो जो भी ऑर्डर्स हैं, जो भी एग्जीक्यूशन है, जो भी पैसा है, वो सारा का सारा आएगा इंडियन नेवी के बुक से, इंडियन नेवी की बुक डेबिट से आएगा। तो कुल मिलाकर के जो भी पैसा आएगा, मेजॉरिटी ऑफ पैसा आएगा डिफेंस फोर्सेस से। तो डिफेंस फोर्सेस का जो बजट है उससे ही कमाई इनकी होनी है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि डिफेंस पीएसयू है, तो डिफेंस पीएसयू होने के नाते कुछ इसमें रेगुलेटरी नॉर्म्स रहेंगे, कुछ थोड़ा स्लो डाउन रहेगा, कुछ पैसे लेट मिलेंगे, क्योंकि सरकारी थोड़ी सी तो आपको मालूम होना चाहिए, सरकारी में सारे के सारी कागज कार्रवाई बिल्कुल एकदम अप टू डेट करते हैं, एक भी कलम दाएं बाएं नहीं होने देंगे। इस कारण इनका जो फंडिंग है, इनका जो चेक क्लियरेंसेज हैं, इनके जो बुक डेबिट्स हैं, उन सब में थोड़ा थोड़ा समय लगता है। रेगुलेटरी नॉर्म्स को चलते हैं सरकारी काम के ऊपर से। डिफेंस में तो ऐसे ही पंगा कोई नहीं लेता है। तो एवरीबडी इज वेरी वेरी कॉशियस। तो इस मामले में थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना होगा, क्योंकि इसी प्रकार का एक आईपीओ था जिसका नाम है कोचिन शिपयार्ड। जिन जिन लोगों ने कोचिन शिपयार्ड आईपीओ में लगाया था, जो नए लोग हैं, नए बंदे हैं, जिन्होंने अभी अभी मार्केट में ज्वाइन किया, उनको घंटा याद नहीं होगा कोचिन शिपयार्ड के साथ क्या हुआ था। कोचिन शिपयार्ड टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज 2017 में आया था और उसकी जो प्राइस रेंज था वो 350 रुपीज़ था। ऑफ द रिकॉर्ड मुझे इतना ही याद आ रहा है, मैं ज़्यादा याद नहीं आ रहा मुझे। तो उसके बाद ये स्टॉक 350 रुपीज़ से बढ़ करके ऑलमोस्ट 600 रुपीज़ तक गया था। मैं आपको ब्रॉडली बता रहा हूं, हो सकता है 585 गया हो, लेकिन ब्रॉडली बता रहा हूं। तो 350 से 650 तक गया और उसके बाद उसमें जो गिरावट आई, आज तक वो स्टॉक वहीं पड़ा हुआ है, पिछले 2 साल से वहीं पड़ा हुआ है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ऑल्दो कोचिन शिपयार्ड इज अ गुड कंपनी, इट्स अ गुड कंपनी, अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो एवरेस्ट के समान है उसके फंडामेंटल्स। कंपनी कभी डूबेगी नहीं, अच्छा डिविडेंड पे आउट है, बट एट द सेम टाइम अगर आप ये सोच रहे हैं मल्टी बैगर रिटर्न देगी, डिफेंस पीएसयू है भाई, पीएसयू है ऊपर से डिफेंस पीएसयू है, तो थोड़ी चीजें आपको अपने बैक ऑफ द माइंड क्लियर करके रखनी पड़ेंगी। तो प्राइमरली जो काम करते हैं डिफेंस पीएसयू को लेकर के दो काम करते हैं। ये इनके 2 बड़े डिवीजन है, शिप बिल्डिंग डिवीजन एंड सबमरीन एंड हेवी इंजीनियरिंग डिवीजन। अब शिप बिल्डिंग का मतलब क्या है कि भाई शिप का मेंटेनेंस, रिपेयर और उसको बनाना, ये कार्रवाई होती है एक डिवीजन में। जो दूसरा डिवीजन है, ऑल्दो मैं फिजिकली ग्राउंड पे गया नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने स्टडी किया है उससे ही बता रहा हूँ। जो लोग मझगांव में रहते होंगे दे कैन कॉमेंट एंड दे कैन गिव मोर फोकस ऑन कैसा उनका काम है, अगर कोई उनके प्लांट में कभी गया है। वैसे मुझे मालूम है कोई अंदर जाने देता नहीं होगा, ये सरकारी वाला काम है, ऐसा नहीं है कोई वो है ना, ये पार्क नहीं है घूम लिए वहाँ जाकर ठंडी हवा खा करके आ गए। तो आई एम श्योर इट्स अ मॉनिटर्ड प्लेस, तो ऐसे कोई जाने भी नहीं देगा आपको। बट जो लोग वहाँ के रहने वाले हैं तो दे कैन लेट अस नो थ्रू देयर कमेंट्स कि क्या जानते हैं आप उसके बारे में, कुछ जानते हैं तो यू कैन ड्रॉप इन दी कमेंट सेक्शन। तो दूसरा सेक्शन है सबमरीन एंड हेवी इंजीनियरिंग डिवीजन, जहां पे काम होता है बिल्डिंग, रिपेयरिंग एंड रीफिटिंग ऑफ डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स। 2 मेजर काम है, 2 मेजर डिवीजन्स में डिवाइडेड है। अब आपका क्वेश्चन चल रहा होगा कि भाई पीएसयू है, पीएसयू होने के नाते इसको लिस्टिंग की जरूरत क्यों है, पैसे की जरूरत क्यों है, पैसे की कमी पड़ गई क्या? तो पहली चीज तो ये क्लियर कर देना चाहते हैं, इस आईपीओ से कंपनी जो भी पैसा रेज कर रही है उसको अपनी ग्रोथ में लगा रही है कि नहीं लगा रही है? आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, लगा रही है कि नहीं लगा रही है। अपने अब एक तरह से पोल हो जाए, आप बिना देखे बिना सोचे पहले लिख दो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, ग्रोथ में लगा रही होगी नहीं लगा रही होगी। तो आपको बता देना चाहता हूं, इसमें जो भी पैसा रेज हो रहा है वो ग्रोथ में लगाया नहीं जा रहा है, वो प्योर एंड क्लियर डाइवेस्टमेंट है इंडियन गवर्नमेंट का। अपने स्टेक को सेल करके जो अपना पैसा रेज होगा उसको इंडिया की ग्रोथ में लगाएंगे, फिस्कल डेफिसिट में लगाएंगे, कहीं भी लगाएं, लेकिन वो कंपनी की ग्रोथ में पैसा नहीं लगने वाला है। तो अप्रॉक्सीमेटली 15% की जो डाइवेस्टमेंट है उसको सेल किया जा रहा है और वो पैसा गवर्नमेंट अपने पास लेगी और उसको अपने काम में लगाएगी, अपने खर्चे में लगाएगी। अब थोड़ा फाइनेंशियल हाइलाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी का 12.25% CAGR इंक्रीज रहा है इन रेवेन्यू इन फाइनेंशियल ईयर 2020, वाइल टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर बढ़ा है 11.6% CAGR से ओवर 17 to 20। कहने का मतलब क्या है, खर्चे बढ़ रहे हैं और अगर आप ग्रोथ के बारे में बात करें, ग्रोथ बढ़ रही है 12%, खर्चे बढ़ रहे हैं 11.6%। चीज़ें महंगी हो रही हैं, लेकिन अगर आप बात करें टोटल ओवरऑल एफिशिएंसी की तो उतनी ज़बरदस्त नहीं है जिस हिसाब से लोग इसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और वो आपको क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है टोटल इनकम में। टोटल इनकम वॉज 4274, 5027, 5204,
एंड 5535। तो आपको क्या लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त इनकम में ग्रोथ आ रही है, डबल हो रही है हर साल में, डबल हो रही है 3 साल में। इनफैक्ट 3 साल के ड्यूरेशन के बाद भी आप देख सकते हैं 17, 18, 19, 20 कभी भी डबल तो हुई ही नहीं है। इनफैक्ट 1.5 टाइम्स भी नहीं हुई है इन 3 ईयर्स ड्यूरेशन। तो ऐसे में इस कंपनी को लेकर के ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन लगाना कि आगे वाले समय में ये मल्टी बैगर बनेगी, प्लीज़ बी रियलिस्टिक, प्लीज़ हैव अ ड्रीम्स विद ओपन आइज। समझें, पीएसयू है, डिफेंस पीएसयू है, सो इट हैज़ इट्स ओन ड्रॉबैक्स, सेटबैक्स, तो उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें गिरावट है, आप देख सकते हैं। लोअर अदर इनकम एंड हायर इफेक्टिव टैक्स एक्सपेंसेस लेड टू 7.27% CAGR फॉल इन रिपोर्टेड पैट टू 477.06 करोड़। और आप देख सकते हैं कंपनी हैज जनरेटेड नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो ऑफ 95.56 करोड़। तो नेगेटिव ऑपरेटिंग, भाई देखो सिंपल सी चीज़ है, सरकारी काम है, सरकारी ट्रांजैक्शंस हैं, सरकारी बुक्स से पैसा एक हेड से हट के दूसरे हेड पे जाएगा, उसमें समय लगेगा। दिस इज पहली चीज पीएसयू। दूसरी चीज डिफेंस पीएसयू, इसको बैक ऑफ द माइंड ध्यान में रखिएगा, तभी इन्वेस्ट करिएगा। अब आपका क्वेश्चन होगा कि यार डिफेंस पीएसयू है तो इसको बिल्कुल बेकार है क्या, हमें हटा दें? तो आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, डिफेंस पीएसयू में ये सपोर्ट किसको कर रही है? सपोर्ट कर रही है इंडियन नेवी को, IN। तो इंडियन नेवी का मतलब क्या है? इंडियन नेवी का मतलब ये है, आपको मालूम होना चाहिए, अगर आपको नहीं पता है तो इंडियन डिफेंस फोर्सेज में जिसका सबसे फास्टेस्ट एक्सपेंशन चल रहा है इन ऑल 3 डिफेंस फोर्सेज, दैट इज इंडियन आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, वो सबसे फास्टेस्ट एक्सपेंशन चल रहा है इंडियन नेवी का। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये आप किताबें वगैरह पढ़ो तो आपको पता चलेगा, ऐसे थोड़ी नहीं व्हाट्सएप, फेसबुक और ये सब देखने से थोड़ी पता चलेगा आपको क्या है दुनिया में क्या चल रहा है। तो इंडियन नेवी का जो एक्सपेंशन है वो बिल्कुल, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए जिस भी कंट्री की नेवी सॉलिड है वो कंट्री ही सेफ है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इंडियन आर्मी या फिर इंडियन एयरफोर्स को वो तवज्जो कम नहीं दे रहा हूँ, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द कंपनीज डिफेंस फोर्सेज स्ट्रेंथ इज नोन बाय इट्स इंडियन नेवी। दैट इज द रीजन वाई इंडियन नेवी का एक्सपेंशन बहुत तेजी से चल रहा है। Defense shipbuilding order book is slated to grow at the rate of 8 to 10% CAGR over next 5 years। तो मेरा मानना ये जो फिगर है ये कम है, इससे ज़्यादा तेजी से ग्रो होगी आने वाले समय में, क्योंकि फोर्सेस का प्लान क्या है? टू हैव फ्लीट ऑफ 200 शिप्स ईच टिल 2020 टू 2021। तो जो नेवल एक्सपेंशन है इंडिया का, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्ट्रैटेजिक, वेरी वेरी फास्ट, क्योंकि इंडिया का जो शोर है ना, ऑफ शोर सिक्योरिटीज़ है, उसको ध्यान में रखते हुए जो इंडिया की नेवी का एक्सपेंशन है वो बहुत तेज़ होने वाला है। और उससे डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा जो भी शिपिंग रिलेटेड कंपनीज हैं, लाइक कोचिंग शिपयार्ड, लाइक मैज़ेगॉन डॉक। तो ऐसे में बिल्कुल सही समय पे आईपीओ निकल रहा है, इसी कारण आपको इस आईपीओ में आपको कुछ प्रीमियम कमांड होते दिखाई पड़ रहा है, जो कि ऑल्दो स्टॉक महंगे नहीं है, इशू महंगा नहीं है, लेकिन आपको इसमें लिस्टिंग गेन अच्छे मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और इसके अलावा स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए सिर्फ अकेला पीएसयू है जो कि कन्वेंशनल सबमरीन बनाता है। इंक्रीज इन इंडिजिनाइजेशन ऑफ वेसल एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेक इन इंडिया कैंपेन, मेक इन इंडिया कैंपेन का डायरेक्ट बेनिफिशियरी होगा। अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, मैंने बताया आपको 1960 से चला रहे हैं, अब 60 साल हो चुके हैं, तो कैपेबिलिटी तो है, तभी तो यहाँ इतने सालों से काम काज कर रही है, अदरवाइज ठप हो गई होती MTNL BSNL टाइप, बट दे आर परफॉर्मिंग एंड दैट टू डिफेंस का काम है, तो डिफेंस का काम बिल्कुल सॉलिड होता है, तो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ है नहीं। तो इस कारण ओवरऑल द कंपनी इज परफॉर्मिंग वेरी वेल और मेक इन इंडिया का डायरेक्ट बेनिफिशियरी होगी। अब इसके रिस्क क्या है? रिस्क मैंने जैसा कि आपको बताया, डिले इन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, फौजी काम है, डिफेंस का काम है, तो ऐसे कोई ढीला मोला नहीं है। कोई भी एक भी ऑब्जर्वेशन अगर उसमें रेज किया गया तो उसको बिना सेटल किए हुए छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। फ्यूचर ग्रोथ और एक्सपेंशन लिमिटेड है, क्योंकि आपको मालूम है ये नॉर्थ इंडिया में तो लग नहीं जाएगी कंपनी के। अपनी फैक्ट्रीज़ को नॉर्थ इंडिया में लगा सकते हैं क्या? अपनी फैक्ट्रीज़ को कहीं और उठा के लगा सकते हैं? भाई जहाँ पर इंडियन नेवी की प्रेजेंस होगी, जहाँ पर नेवल प्रेजेंस होगी, वहीं पर तो लगाएंगे ना। ऑल इंडिया एक्सपेंशन तो कर नहीं कर सकते ना। और ऑल इंडिया में भी ऐसा नहीं है कि कन्याकुमारी में लगा दिया, उधर गोवा में लगा दिया और उसके बाद पौंडीचेरी में लगा दिया। जहाँ पर स्ट्रैटेजिक लोकेशन होगी वहीं पर ही कर सकते हैं। तो इस कारण कंपनी का जो कारोबार है उसको ऐसा मल्टीफोल्ड एक्सपेंशन भी नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एट द बैक ऑफ द माइंड रखनी होंगी। बाकी इन सभी पॉइंट्स को आप पढ़ सकते हैं। दिस विल गिव यू अ ब्रॉडर आउटलुक व्हाट टू डू विद द कंपनी। आज पहला दिन है दोस्तों, आज पहला दिन है 29 सितंबर, 29, 30 तो 1 अक्टूबर 3 दिन इशू चलेगा और 1 अक्टूबर को इशू हो जाएगा क्लोज और आपकी लिस्टिंग होगी, जिसका कि आपको बेसब्री से इंतज़ार होगा। अब बात आ रही है कितना आपको प्रीमियम पे ये लिस्टिंग हो सकती है।
तो जो GMP दैट इज ग्रे मार्केट प्रीमियम वो 100 रुपीज़ चल रहा था 25 तारीख को, आज दैट इज 29 सितंबर को चल रहा है 50 रुपीज़। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि आपको 150 रुपये प्रीमियम पे स्टॉक लिस्ट होता दिखाई पड़ सकता है। तो मेरा मानना ये है, अगर आप इसमें निवेश कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा निवेश ना करते हुए लिस्टिंग गेन के बारे में सोचें। पहली चीज़, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एटलीस्ट 50% को आप लिस्टिंग गेन लेकर के आप निकल सकते हैं। बाकी थोड़े दिन मोमेंटम रहेगा, हफ्ते 10 दिन 15 दिन 20 दिन, उसमें आप बाकी निकल सकते हैं। उसके बाद अगर जब स्टॉक में क्रैश आता है तब आप फिर पोजीशन बना सकते हैं। क्योंकि मुझे कोचिन शिपयार्ड की पता नहीं क्यों याद आ रही है इसको देख करके, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मेरा जो ओपिनियन है कोचिन शिपयार्ड में भी इसी प्रकार का लिस्टिंग हुआ था, बम्पर लिस्टिंग, तेजी, और उसके बाद आया क्रैश, और उसके बाद से कोचिन शिपयार्ड को कोई पूछ नहीं रहा है। कोचिन शिपयार्ड भी कोई कंपनी है। दोस्तों ये था मेरा ब्रॉड एनालिसिस, जिससे कि आपको क्लियर कट पता चल गया होगा कि आपको स्टॉक में क्या करना है। इसमें लिस्टिंग गेंस के लिए आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मी यू मस्ट डू इट, यू मस्ट अप्लाई फॉर गुड लिस्टिंग गेंस, और अच्छे प्राइस वैल्यूएशन पे ये आपको IPO मिल रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए पेशेंस अगर है तो ही इन्वेस्ट करें, पेशेंस नहीं है अगर आप चाहते हैं 1 साल में पैसा डबल हो जाए तो इस प्रकार की कोशिश ना करें, क्योंकि PSU है, PSU स्टॉक आपको अच्छे डिविडेंड देगा, सेफ देगा, सेफ्टी देगा, बट उसके कुछ इनहेरेंट जो डिसएडवांटेजेस होते हैं PSU स्टॉक्स के वो इसके साथ रहेंगे, एसोसिएटेड रिस्क्स जिसको बोलते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू, एंड इफ यू हैव लाइक्ड इट प्लीज स्मैश द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर कर देना जो कि पैनिक में रहते हैं, जिनको पता ही नहीं है भाई क्या चल रहा है दुनिया में, तो दे विल गेट अ ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ दिस IPO इज। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। बाय बाय फॉर नाउ।